आपका यह प्यार हमें और भी भयानक और रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो अब अपनी सांसें थाम लीजिए और चलिए डूबते हैं इस डरावनी कहानी में। हनीमून पर गए जोड़े की डरावनी रात, हिल स्टेशन हॉरर स्टोरी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह जो बाहर से स्वर्ग की तरह दिखती हो, अंदर से आपके सबसे बुरे सपने को हकीकत में बदल सकती है? क्या आप उस पल की कल्पना कर सकते हैं जब आप अपने सबसे प्रिय इंसान के साथ हों, लेकिन एक ठंडी अनजानी साए की मौजूदगी आपके हर ख्वाब को चकनाचूर कर दे? यह कहानी ऐसी ही एक रात की है जो शुरू हुई थी प्यार के रंगों में, लेकिन खत्म हुई खून जमा देने वाले डर के साए में। यह कहानी है रोहन शर्मा और अनन्या मेहरा की। रोहन 30 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता रमेश शर्मा एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं और मां सुनीता एक गृहिणी जो अपने बेटे की हर छोटी बड़ी खुशी के लिए जी जान लगा देती है। रोहन का छोटा भाई राहुल कॉलेज में पढ़ता है और उसका सबसे अच्छा दोस्त भी है। रोहन का स्वभाव हंसमुख है। उसकी हंसी इतनी संक्रामक है कि कोई भी उदास चेहरा उसके सामने मुस्कुराने को मजबूर हो जाता है। लेकिन उसकी जिंदगी का असली रंग तब आया जब उसकी मुलाकात अनन्या से हुई। अनन्या 27 साल की एक स्कूल टीचर, देहरादून की रहने वाली है। उसका परिवार छोटा लेकिन प्यार से भरा है। उसके पिता अजय मेहरा एक किताबों की दुकान चलाते हैं और मां रेखा एक समाज सेवी हैं जो गांव की महिलाओं को सिलाई सिखाती हैं। अनन्या अपनी मां की तरह ही संवेदनशील और दूसरों की मदद करने वाली है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जो हर किसी को उसकी ओर खींच लेती है। रोहन और अनन्या की मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई थी। रोहन को अनन्या की सादगी और उसकी बातों में छुपा आत्मविश्वास तुरंत भा गया। अनन्या को रोहन की बेफिक्री और उसका हर पल को जीने का अंदाज पसंद आया। उस मुलाकात के बाद दोनों की बातें शुरू हुईं। कॉफी डेट्स से लेकर लंबी फोन कॉल्स तक दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। 2 साल बाद जब रोहन ने अनन्या को देहरादून की वादियों में एक छोटे से कैफे में प्रपोज किया तो अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। हाँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूं, उसने कहा और रोहन ने उसे गले से लगा लिया। शादी के बाद रोहन और अनन्या ने फैसला किया कि वे अपने हनीमून के लिए कहीं शांत और खूबसूरत जगह जाएंगे। दिल्ली की भाग दौड़ और देहरादून की रोजमर्रा की जिंदगी से दूर वे एक ऐसी जगह चाहते थे जहां सिर्फ वे दोनों हों, उनकी बातें हों और उनका प्यार हो। अनन्या को पहाड़ों से खास लगाव था और रोहन को उसकी हर बात मानने में मजा आता था। कई जगहों पर चर्चा के बाद दोनों ने हिमाचल प्रदेश के कसौली को चुना। कसौली एक छोटा सा हिल स्टेशन जो अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। रोहन ने इंटरनेट पर सर्च करते हुए एक पुराना औपनिवेशिक बंगला ढूंढ निकाला जिसका नाम था शैडो हेवन। इस बंगले की तस्वीरें देखकर अनन्या की आंखें चमक उठीं। लकड़ी की दीवारें, पुराने जमाने का फर्नीचर और चारों तरफ घना जंगल। यह जगह उनकी रोमांटिक छुट्टियों के लिए परफेक्ट लग रही थी। रोहन, यह तो किसी जादुई दुनिया जैसा है, अनन्या ने उत्साह से कहा। रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, बस मेरी जादूगरनी, तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया जादुई कर दूंगा। बंगले का मैनेजर, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसका नाम था मिस्टर गुप्ता, फोन पर बहुत विनम्र लगा। उसने बताया कि बंगला थोड़ा सुनसान इलाके में है, लेकिन यही इसकी खासियत है। यहां आपको शहर की भीड़ से पूरी आजादी मिलेगी, उसने कहा। रोहन और अनन्या को यह बात और पसंद आई। उन्होंने बंगले को 3 रातों के लिए बुक कर लिया। शादी की थकान के बाद दोनों इस हनीमून को लेकर बहुत उत्साहित थे। अनन्या ने अपनी पसंदीदा ड्रेसेस पैक की और रोहन ने अपने कैमरे को चार्ज किया ताकि वह हर खूबसूरत पल को कैद कर सके। दिल्ली से कसौली का सफर लंबा था, लेकिन दोनों के लिए यह एक रोमांचक शुरुआत थी। ट्रेन से चंडीगढ़ और फिर वहां से टैक्सी लेकर कसौली। रास्ते में
अनन्या ने रोहन का सिर अपनी गोद में रखकर उसे कहानियां सुनाई और रोहन ने उसकी हर बात पर ठाके लगाए। जब वे कसौली पहुंचे तो सूरज ढल रहा था। पहाड़ों की ठंडी हवा और चारों तरफ फैली हरियाली ने उनका स्वागत किया। टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें शैडो हेवन के गेट तक छोड़ा। बंगला बाहर से जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमयी भी। उसकी पुरानी दीवारों पर समय की छाप थी और लकड़ी के दरवाजे पर नक्काशी कुछ कहती सी लग रही थी। अनन्या ने रोहन का हाथ पकड़ा और कहा, यह हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होने वाला है। रोहन ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रात उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। शैडो हेवन के अंदर कदम रखते ही रोहन और अनन्या को एक अजीब सी शांति ने घेर लिया। लकड़ी की फर्श हर कदम पर चरमराती थी और हॉल में लगी पुरानी पेंटिंग्स उन्हें घूरती सी लग रही थीं। मिस्टर गुप्ता ने उनका स्वागत किया। वह लंबा, पतला और थोड़ा गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो अनन्या को थोड़ा असहज कर गई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ नई जगह की वजह से है। मिस्टर गुप्ता ने उन्हें उनका कमरा दिखाया, एक बड़ा सा कमरा जिसकी खिड़कियों से जंगल का नजारा दिखता था। कमरे में एक पुराना लकड़ी का बिस्तर, एक अलमारी और एक छोटा सा फायरप्लेस था। अनन्या ने कमरे की सजावट देखकर कहा, रोहन, यह तो किसी पुरानी फिल्म का सेट लगता है। रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, और हम इस फिल्म के हीरो हीरोइन हैं। पहला दिन बहुत खूबसूरत था। रोहन और अनन्या ने बंगले के आसपास टहलने का फैसला किया। जंगल में पंछियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने उन्हें तरोताजा कर दिया। अनन्या ने अपने फोन से ढेर सारी तस्वीरें लीं और रोहन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम तो पूरा इंस्टाग्राम यहां डाल दोगी। शाम को मिस्टर गुप्ता ने उनके लिए एक छोटा सा डिनर तैयार किया। गर्मा गर्म सूप, ताजा रोटियां और स्थानीय सब्जियां। डिनर के दौरान मिस्टर गुप्ता ने बंगले की कुछ कहानियां सुनाई। उसने बताया कि यह बंगला ब्रिटिश जमाने का है और इसे एक अंग्रेज अफसर ने बनवाया था। लेकिन उसने रुककर कहा, कुछ लोग कहते हैं कि इस बंगले में पुराने जमाने की कुछ यादें आज भी जिंदा हैं। अनन्या ने हंसते हुए पूछा, क्या मतलब, भूत वूत की बातें? मिस्टर गुप्ता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कौन जानता है मैडम, रात में दरवाजा बंद रखिएगा, बस इतना कहूंगा। रोहन ने इसे मजाक समझा और अनन्या का मजा लेने लगा, लेकिन अनन्या के मन में एक छोटा सा डर जाग गया। रात को जब दोनों अपने कमरे में लौटे तो अनन्या ने रोहन से कहा, यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी, तुम्हें नहीं लगता? रोहन ने उसे गले लगाया और कहा, अरे मेरी डरपोक रानी, मैं हूं ना, कोई भूत वूत आएगा तो मैं उसे भगा दूंगा। अनन्या ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे जंगल में कुछ हिलता सा दिखा। उसने सोचा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन उस रात जब वे सोने की तैयारी कर रहे थे, कमरे की दीवारों से एक हल्की सी खटखट की आवाज आई। रोहन ने कहा, शायद हवा से कुछ टकरा रहा है, लेकिन अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, रोहन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रोहन ने उसे चूमकर शांत किया और कहा, सो जाओ मेरी जान, कल सुबह सब ठीक होगा। लेकिन उस रात अनन्या को नींद नहीं आई। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, और जब आधी रात को उसने आंखें खोलीं तो उसे अपने बिस्तर के पास एक हल्का सा साया दिखा। उसने डर के मारे रोहन को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख गया। साये ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए और फिर अचानक गायब हो गया। अगली सुबह अनन्या ने रोहन को रात की घटना बताई। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। रोहन, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने सचमुच कुछ देखा। वो एक साया था हमारे बिस्तर के पास। रोहन ने पहले तो मजाक उड़ाया, लेकिन अनन्या की आंखों में डर देखकर वह गंभीर हो गया। ठीक है अनन्या, शायद तुम्हें कोई बुरा सपना आया हो, लेकिन अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम आज मिस्टर गुप्ता से बात करेंगे। नाश्ते के दौरान रोहन ने मिस्टर गुप्ता से पूछा,
यहाँ रात को कोई अजीब सी आवाजें आती हैं। क्या बात है? मिस्टर गुप्ता ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर धीरे से बोला, साहब, यह पुराना बंगला है। रात में हवा और जंगल की आवाजें आम हैं, लेकिन वह रुका और फिर बोला, बस इतना ध्यान रखिए कि रात को खिड़कियां और दरवाजा बंद रखें। यहां जंगल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ से परे हैं। अनन्या को मिस्टर गुप्ता की बातें और डराने वाली लगीं। उसने रोहन से कहा, मुझे यहां से जाना चाहिए रोहन, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। लेकिन रोहन ने उसे समझाया, अरे हमने 3 दिन के लिए बुकिंग की है, एक रात की बात को इतना बड़ा मत करो। आज हम बाहर घूमेंगे, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। दिन में दोनों कसौली के बाजार गए। वहां की छोटी छोटी दुकानों, ताजा कॉफी की महक और स्थानीय लोगों की गर्मजोशी ने अनन्या का डर थोड़ा कम किया। रोहन ने उसे एक खूबसूरत लकड़ी का हार खरीद कर दिया और अनन्या ने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच मुझे हर बार खुश कर देते हो। लेकिन जैसे ही सूरज ढला, अनन्या का डर फिर से लौट आया। रात को बंगले में लौटते ही माहौल फिर से भारी हो गया। डिनर के बाद जब वे अपने कमरे में गए तो अनन्या ने देखा कि खिड़की थोड़ी सी खुली थी। रोहन, मैंने तो इसे बंद किया था, उसने घबराते हुए कहा। रोहन ने खिड़की की जांच की, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं लगा। शायद हवा से खुल गई होगी, उसने कहा। लेकिन अनन्या का मन नहीं माना। उस रात जब वे बिस्तर पर थे, अनन्या को फिर से वही खटखट की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और तेज थी, जैसे कोई दीवार पर नाखून घिस रहा हो। रोहन भी अब चौंक गया। उसने टॉर्च जलाकर कमरे की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। यह क्या माजरा है, उसने खुद से कहा। तभी अचानक कमरे का फायरप्लेस अपने आप जल उठा। नारंगी लपटें कमरे में एक भयानक रोशनी फैलाने लगीं। अनन्या ने चीख कर रोहन को पकड़ लिया। रोहन, यह सामान्य नहीं है, यहां कुछ गलत है। रोहन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका खुद का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। तभी उन्हें खिड़की के पास एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज इतनी ठंडी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। जाओ, आवाज ने कहा। रोहन ने हिम्मत जुटाकर खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने अनन्या की ओर देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अनन्या, तुम्हें क्या हुआ? उसने पूछा। अनन्या ने कांपते हुए कहा, रोहन, मैंने उसे देखा। वो औरत थी, उसकी आंखें खाली थीं। रोहन ने अनन्या को गले लगाया और कहा, शांत हो जाओ अनन्या, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन अनन्या का डर अब हद से ज्यादा बढ़ गया था। उसने बताया कि उसने खिड़की के पास एक औरत का साया देखा। लंबे काले बाल, फटी हुई साड़ी और आंखें जो पूरी तरह खाली थीं। वो मुझे देख रही थी रोहन, मुझे लगा वो मेरे पास आएगी। रोहन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह अनन्या को और डराना नहीं चाहता था। उसने फैसला किया कि सुबह वे मिस्टर गुप्ता से इस बंगले के बारे में पूरी सच्चाई पूछेंगे। उस रात दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़े रखा। रोहन ने खिड़की और दरवाजा दोबारा चेक किया और फायरप्लेस को बुझा दिया। लेकिन रात के सन्नाटे में उन्हें बार बार लग रहा था कि कोई उनके कमरे के आसपास है। सुबह होने तक अनन्या की हालत खराब हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह बार बार उस औरत की बात कर रही थी। रोहन ने मिस्टर गुप्ता को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, यहां क्या चल रहा है? मेरी पत्नी रात से डरी हुई है, हमें सच बताइए। मिस्टर गुप्ता ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे से बोला, साहब, मैंने आपको चेतावनी दी थी। यह बंगला ये सामान्य नहीं है। कई साल पहले यहां एक दुखद घटना हुई थी। एक औरत जिसका नाम था माया यहां रहती थी। उसकी कहानी बहुत दर्दनाक है। कैसी कहानी? अनन्या ने कांपते हुए पूछा। मिस्टर गुप्ता ने एक गहरी सांस ली और बोला, माया एक खूबसूरत औरत थी जो एक अंग्रेज अफसर से प्यार करती थी, लेकिन उस प्यार ने उसे बर्बाद कर दिया।
लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इस बंगले में भटकती है। रोहन ने गुस्से में कहा, आप हमें पहले क्यों नहीं बताए? हम यहां से जा रहे हैं। लेकिन मिस्टर गुप्ता ने उदास नजरों से कहा, साहब, अब बहुत देर हो चुकी है। जो यहां आता है उसे माया की कहानी पूरी करनी पड़ती है। अनन्या ने रोहन का हाथ पकड़ा और कहा, रोहन, मुझे यहां से ले चलो, मैं और नहीं रुक सकती। लेकिन तभी बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और बंगले का मुख्य दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। रोहन और अनन्या स्तब्ध थे। बंगले का दरवाजा बंद होने की आवाज ने उनके दिलों में डर की एक नई लहर दौड़ा दी। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। यह क्या हो रहा है? उसने चिल्लाकर कहा। मिस्टर गुप्ता ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, साहब, अब आपको माया की कहानी सुननी होगी। शायद यही एक रास्ता है। अनन्या की आंखों में आंसू थे। वह रोहन के सीने से लगकर रोने लगी। रोहन, मैंने तुझे कहा था कि यह जगह ठीक नहीं है। अब क्या होगा? रोहन ने उसे गले लगाया और कहा, कुछ नहीं होगा अनन्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मिस्टर गुप्ता ने उन्हें हॉल में बैठाया और माया की कहानी शुरू की। यह बात 1940 के दशक की है। माया एक स्थानीय लड़की थी जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। वह इस बंगले में काम करती थी जब यह एक अंग्रेज अफसर कैप्टन जेम्स का निवास था। जेम्स और माया एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन उस जमाने में एक अंग्रेज और एक भारतीय का प्यार समाज को मंजूर नहीं था। जेम्स ने माया से वादा किया था कि वह उसे इंग्लैंड ले जाएगा, लेकिन जब जेम्स को अपने देश वापस बुलाया गया तो उसने माया को छोड़ दिया। माया गर्भवती थी। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे ताने मारे, उसे अपमानित किया। माया ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा मर गया। दुख और अपमान से टूटकर माया ने इस बंगले में अपनी जान ले ली। अनन्या की आंखों में आंसू थे। वह कितनी अकेली रही होगी, उसने धीरे से कहा। मिस्टर गुप्ता ने आगे बताया, लोग कहते हैं कि माया की आत्मा आज भी अपने बच्चे और जेम्स को ढूंढती है। वह हर उस जोड़े को परेशान करती है जो यहां प्यार के साथ आता है। शायद उसे लगता है कि उसका प्यार अधूरा रह गया और वह किसी और का प्यार पूरा नहीं होने देना चाहती। रोहन को यह सब अंधविश्वास लग रहा था, लेकिन अनन्या का दिल माया की कहानी से टूट गया। उसे माया की पीड़ा अपनी सी लग रही थी। उसने रोहन से कहा, रोहन, अगर माया की आत्मा यहां है तो उसे शांति चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रोहन ने गुस्से में कहा, अनन्या, ये सब बकवास है, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी हॉल की एक पुरानी पेंटिंग जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। उस पेंटिंग में एक औरत थी जिसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा था। अनन्या ने चीख कर कहा, यह वही औरत है रोहन, मैंने इसे रात को देखा था। माया की कहानी सुनने के बाद अनन्या पूरी तरह टूट चुकी थी। वह बार बार माया के दुख को याद कर रही थी। रोहन, उसने कितना सहा होगा, अपने प्यार को खोया, अपने बच्चे को खोया और फिर अपनी जिंदगी। रोहन ने उसे समझाने की कोशिश की, अनन्या, ये पुरानी बातें हैं, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अनन्या को अब माया की आत्मा से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हो रहा था। उस रात जब वे कमरे में थे, अनन्या को फिर से वही साया दिखा। इस बार साया और करीब था। उसकी खाली आंखें अनन्या को घूर रही थीं और उसकी फुसफुसाहट अब साफ सुनाई दे रही थी। मेरा बच्चा, मेरा प्यार, साय ने कहा। अनन्या ने डर के मारे चीखना चाहा, लेकिन उसका गला रुंध गया। रोहन ने उसे हिलाकर जगाया। अनन्या, क्या हुआ? तुम सपना देख रही थी? लेकिन अनन्या ने कांपते हुए कहा, यह सपना नहीं था रोहन, वो यहां थी, वो मुझसे कुछ चाहती है। रोहन अब परेशान हो चुका था। उसने फैसला किया कि सुबह होते ही वे बंगले से निकल जाएंगे, चाहे जो हो जाए। लेकिन उस रात कुछ और हुआ। अनन्या को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे की अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना डायरी थी।
जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। अनन्या ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। उसमें माया की लिखावट थी। डायरी में माया ने अपने प्यार, अपने दुख और अपने बच्चे की बातें लिखी थीं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं कभी शांति नहीं पाऊंगी। मेरा प्यार मुझसे छीन लिया गया। अब मैं हर प्यार को छीन लूंगी। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोहन से कहा, रोहन, माया की आत्मा दुख में है, हमें उसकी मदद करनी होगी। लेकिन रोहन ने गुस्से में कहा, अनन्या, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। सुबह हम यहां से जाएंगे। लेकिन उस रात बंगले का माहौल और भारी हो गया। बाहर जंगल से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो। और फिर अचानक कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। ठंडी हवा ने पूरे कमरे को ठंडा कर दिया और अनन्या ने फिर से वही साया देखा। इस बार वह बिस्तर के ठीक सामने खड़ा था। अगली सुबह रोहन और अनन्या ने बंगले से निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की जाम थी। रोहन ने मिस्टर गुप्ता को बुलाया, लेकिन वह कहीं दिख नहीं रहा था। अनन्या अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। रोहन, हमें यहां से निकलना होगा, माया हमें नहीं जाने देगी। रोहन ने बंगले की तलाशी शुरू की। उसे मिस्टर गुप्ता का कमरा मिला, जो बंगले के सबसे सुनसान हिस्से में था। कमरे में पुरानी तस्वीरें और कागजात बिखरे पड़े थे। एक तस्वीर में रोहन ने मिस्टर गुप्ता को देखा, लेकिन वह तस्वीर 1940 के दशक की थी। यह कैसे मुमकिन है? रोहन ने खुद से कहा। तभी उसे एक पुराना अखबार मिला, जिसमें लिखा था, शैडो हेवन में रहस्यमयी मौत, मैनेजर गुप्ता की आत्महत्या। रोहन का दिमाग चकरा गया। उसने अनन्या को बुलाया और सारी बात बताई। अनन्या, मिस्टर गुप्ता वो इंसान नहीं है, वो भी एक आत्मा है। अनन्या की सांसें थम गईं। तो हम यहां अकेले नहीं हैं। माया और गुप्ता दोनों यहां हैं। तभी मिस्टर गुप्ता अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं, वे पूरी तरह काली थीं। आपने बहुत कुछ जान लिया, उसने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन अब आप यहां से नहीं जा सकते। माया का श्राप हर उस जोड़े को बांध लेता है जो यहां आता है। रोहन ने गुस्से में कहा, हमने क्या गलत किया? हमें क्यों सजा मिल रही है? मिस्टर गुप्ता ने उदास स्वर में कहा, मैं भी माया की तरह इस श्राप का शिकार हूं। मैं उसका दोस्त था, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। अब मैं इस बंगले का हिस्सा हूं। अनन्या ने कांपते हुए पूछा, माया हमसे क्या चाहती है? मिस्टर गुप्ता ने जवाब दिया, वह रोहन को चाहती है। उसे लगता है कि रोहन में जेम्स की आत्मा है। रोहन स्तब्ध था। यह क्या बकवास है? मैं कोई जेम्स नहीं हूं। लेकिन तभी उसे एक अजीब सा दृश्य दिखा। उसे लगा कि वह किसी और जमाने में है। वह एक अंग्रेज अफसर के रूप में माया से बात कर रहा है। उसने अनन्या को पकड़ा और कहा, अनन्या, मुझे कुछ गलत लग रहा है। मुझे कुछ याद आ रहा है। रोहन का दिमाग अब पूरी तरह उलझ चुका था। उसे बार बार अजीब अजीब दृश्य दिख रहे थे। माया की हंसी, उसका प्यार और फिर उसका दुख। अनन्या ने उसे हिलाकर कहा, रोहन, तुम्हें क्या हो रहा है? मेरे पास आओ। लेकिन रोहन की आंखें खाली थीं। वह माया की यादों में खो चुका था। मिस्टर गुप्ता ने बताया, माया को लगता है कि रोहन जेम्स का पुनर्जन्म है। वह उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। अनन्या ने चीख कर कहा, नहीं, मैं रोहन को कहीं नहीं जाने दूंगी। उसने मिस्टर गुप्ता से पूछा, इस श्राप को तोड़ने का कोई रास्ता है? मिस्टर गुप्ता ने कहा, है, लेकिन यह आसान नहीं। आपको माया के बच्चे की आत्मा को शांति देनी होगी। उसका शरीर इस बंगले के तहखाने में दफन है। अनन्या और रोहन ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें पता था कि यह उनकी आखिरी उम्मीद है। उस रात दोनों ने तहखाने की तलाश शुरू की। बंगले का तहखाना अंधेरा और डरावना था। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे और पुरानी लिखावट थी। अनन्या ने माया की डायरी को साथ रखा था ताकि वह कोई सुराग ढूंढ सके। तहखाने में उन्हें एक छोटा सा ताबूत मिला, जिसमें एक बच्चे का कंकाल था। अनन्या की आंखें फिर से नम हो गईं। माया का बच्चा,
उसने धीरे से कहा। लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। माया का साया उनके सामने प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा और डरावना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही थी। रोहन मेरा है, उसने चीख कर कहा। माया का साया अब पूरी तरह भयानक हो चुका था। उसकी चीखें तहखाने की दीवारों से टकरा रही थीं। अनन्या ने रोहन को कसकर पकड़ा और कहा, रोहन हिम्मत मत हारो, हम इसे खत्म करेंगे। लेकिन रोहन अब भी माया की यादों में खोया हुआ था। उसे लग रहा था कि वह सचमुच जेम्स है। अनन्या ने माया की डायरी खोली और उसमें लिखे एक मंत्र को पढ़ना शुरू किया। यह मंत्र माया ने अपने बच्चे के लिए लिखा था ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही अनन्या ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, माया की चीखें और तेज हो गईं। तहखाने में एक ठंडी हवा का तूफान उठने लगा। माया का साया अब और करीब आ रहा था। रोहन मेरे साथ आओ, माया ने कहा। लेकिन अनन्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंत्र को और तेजी से पढ़ा। तभी तहखाने में एक चमकदार रोशनी फैल गई। माया का साया धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन उसने आखिरी बार चीख कर कहा, तुम मेरा प्यार नहीं छीन सकते। रोशनी में अनन्या ने एक छोटे बच्चे का साया देखा। वह माया का बच्चा था। बच्चे ने माया की ओर देखा और कहा, मां, मुझे शांति दो। माया की आंखों से खून की जगह आंसू बहने लगे। उसने अपने बच्चे को गले लगाया और दोनों धीरे धीरे गायब हो गए। तहखाने का दरवाजा खुल गया। रोहन अब सामान्य हो चुका था। उसने अनन्या को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन अनन्या की आंखों में अभी भी डर था। उसने कहा, रोहन, यह बंगला अभी भी सुरक्षित नहीं है। रोहन और अनन्या तहखाने से बाहर निकले, लेकिन बंगले का माहौल अभी भी भारी था। मिस्टर गुप्ता फिर से उनके सामने प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखें सामान्य थीं। उसने कहा, आपने माया और उसके बच्चे को शांति दे दी, लेकिन इस बंगले का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। रोहन ने पूछा, यह श्राप क्या है? मिस्टर गुप्ता ने बताया, यह बंगला एक पुराने श्राप से बंधा है। हर जोड़ा जो यहां आता है उसे माया की कहानी दोहरानी पड़ती है, लेकिन आपने माया को मुक्त कर दिया। अब यह श्राप आप पर है। अनन्या ने डरते हुए पूछा, इसका मतलब? मिस्टर गुप्ता ने कहा, आपके प्यार को हमेशा आजमाया जाएगा। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप इसे तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप कमजोर पड़े तो यह बंगला आपको फिर से बुलाएगा। रोहन और अनन्या ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उन्होंने फैसला किया कि वे इस श्राप को तोड़ेंगे। वे बंगले से निकल गए, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या वे सचमुच इस श्राप से मुक्त हो पाएंगे? रोहन और अनन्या कसौली से वापस दिल्ली लौट आए, लेकिन उस रात की यादें उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। वे समझ गए थे कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि सबसे अंधेरी रातों में भी एक दूसरे का हाथ थामने में है। इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि प्यार और विश्वास से बड़ा कोई जादू नहीं है, लेकिन कभी कभी अतीत का दर्द इतना गहरा होता है कि वह समय और स्थान को भी पार कर जाता है। हमें अपने प्रियजनों की भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि अनदेखा किया गया दुख एक खतरनाक रूप ले सकता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, ये थी हनीमून पर गए जोड़े की डरावनी रात, हिल स्टेशन हॉरर स्टोरी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में अपनी राय साझा करें। बताइए कि आप कहां से इसे सुन रहे हैं